हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी इस प्रैक्टिस क्लास में। ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो भी स्टूडेंट्स पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस या किसी भी स्टेट के पीसीएस साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये क्लास हमारी डेली होती है और इस क्लास में हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और भाई जो बच्चे इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे डेली पीडीएफ आपकी इस क्लास की डाल दी जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन बच्चों को भाई और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपना आपका खुद का चैनल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास होता है ना, वही व्यक्ति उच्च शिखर तक पहुंचता है। आपको एक आशा उम्मीद होनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, जिस दिशा में, उस दिशा से आपको उम्मीद और आपको ना खुद पे भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई उसने कर लिया मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप में सबसे ज़्यादा ताकत है दूसरे के मुकाबले। दूसरे का आपको नहीं पता, वो शो ऑफ कर रहा है, लेकिन आप तो खुद को जानते हैं ना। तो अपने आत्मविश्वास को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2023 की। इसके अनुसार संयुक्त वन वृक्ष आवरण वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? ये मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताएंगे इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है। और ये सवाल ना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, ये सवाल आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने ना आपको बताया था यहाँ पे कि जो हमारी क्या बोलते हैं, जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पूछा है कि वृक्ष आवरण में वृद्धि कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा करी है वन और वृक्ष में। तो भाई यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है। देखो 2023 की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आई है ये, और ये हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। अगर इसकी बात करें ना तो ये हर 2 साल में आती है। सबसे नंबर 1 पर तो आया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में कितना एरिया है, तो ये है 684 वर्ग किलोमीटर एरिया है, लगभग इतना वर्ग किलोमीटर एरिया है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। 684 वर्ग किलोमीटर एरिया है नंबर 1 पर। अच्छा, दूसरे नंबर पर वृद्धि किसने करी है? सेकेंड नंबर पर जो आया है वो आया है हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने लगभग कितनी करी है, तो इसने करी है 559, ठीक है। और ये भी वर्ग किलोमीटर एरिया में ही है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया में। और थर्ड नंबर पर कौन सा आया है, तो तीसरे नंबर पर आया है आपका उड़ीसा। ये आया है आपका तीसरे नंबर पर आया है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो उड़ीसा ने भी बिल्कुल सिमिलर, उड़ीसा ने भी 559 वर्ग किलोमीटर एरिया में वृद्धि करी है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आया है राजस्थान, जो 394 नंबर पर है, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर बात करें वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि तो छत्तीसगढ़ ने करी है, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में वन आवरण में सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए, ये तो वन है, यहाँ पे देखो वन है और वृक्ष है दोनों। लेकिन अगर मैं सिंगल वन की बात करूं, भाई वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है, सिर्फ वन की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है आपका, नंबर 1 पर आया है, सबसे ज्यादा करी है मिजोरम ने, सबसे ज्यादा करी है मिजोरम ने। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपका उड़ीसा, है ना, ये आता है उड़ीसा। मतलब उड़ीसा ना आपका तीसरे नंबर पर वन वृक्ष में भी है और वन में भी है। लेकिन अगर वन की बात करी जाए कि भाई वनों में जो वृद्धि करी है, मिजोरम ने करी है सबसे ज्यादा, फिर गुजरात ने करी है और उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा ने करी है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर वो कहे कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से वन आवरण की बात करें कि जो हमारा टोटल भौगोलिक क्षेत्र है, अगर इस टोटल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र है, इस कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करी जाए कि इसमें जो है इसके हिसाब से वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि, वन आवरण में वृद्धि की बात करें तो ये किसने करी है, नंबर 1 पर तो आता है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। पहले नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, इसने करी है। और दूसरे नंबर पे अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट आता है आपका, ये आता है आपका मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट, यानी कि इसकी बात करें तो इसको जो है आपका इंडियन फॉरेस्ट रेस क्या नाम है, FIR की बात करूं, FRI, यानी कि जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, जो आपका
देहरादून में है। इसके द्वारा हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है। और ये छत्तीसगढ़ ने जो है यहाँ पे मैंने बात करी थी 684 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ वृद्धि करी है। जो मैंने देखो ये तो मैंने सब आपको बता दिया। टोटल की बात करेगी कुल वन आवरण में, तो वही इसकी जो रही है यहाँ पे कुल वन आवरण में यहाँ पे 94.75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो वन क्षेत्र आया है ये आया है 55,811.75 वर्ग किलोमीटर हो गया है इसका टोटल। ठीक है, अगला है देखो सवाल नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ने वाला कौन सा गंतव्य स्थान है? ये आपका वाराणसी है, प्रयागराज है, अयोध्या है या फिर मथुरा है। अभी तक आपको पता होगा देखो जो हमारी इंटरनेशनल यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते थे ना, भारत से बाहर से भी जो लोग आ रहे थे, है ना, जो भारत से बाहर से भी लोग आ रहे थे, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जो पर्यटकों के हिसाब से बात करें तो भारत से भी बाहर से जो लोग आ रहे थे वो अभी तक आते थे ताजमहल को देखने। लेकिन अब बात करें 2024 में, तो देखो 2024 में एक रिपोर्ट आई है और भाई इसके अकॉर्डिंग एक क्षेत्र है अयोध्या, यानी कि एक हमारा गंतव्य स्थल है अयोध्या। अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या हमारा टॉप पे रहा है, जिसको जहाँ पे देखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि पर्यटन स्थल के रूप में ये उभरा है। हमारा आंसर होगा अयोध्या। ध्यान दो इधर देखो अयोध्या की बात करें ना तो अयोध्या ने जो है यहाँ पे 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है, जो 2024 में उत्तर प्रदेश का पर्यटन के स्तर देखा जाए तो टॉप स्थान है। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यटन हुआ है ना तो भैया सब अयोध्या में आए हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो है वृद्धि जो हुई है इसमें अयोध्या में, ये राम मंदिर का जो उद्घाटन है, तो भाई मैं कहूँ कि जितने भी पर्यटन आए हैं वो राम मंदिर देखने के लिए आए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र है। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये आध्यात्मिक है ना। दूसरी बात, ताजमहल को देखने के लिए कितने आए हैं? 125.1 मिलियन पर्यटक आए हैं। और पर्यटन की गतिशीलता में परिवर्तन संकेत देखा गया है कि भाई लोगों का अगर आप देखें तो मुझे भी ऐसा लग रहा है इस रिपोर्ट को देख करके कि लोगों का आध्यात्मिक की तरफ जो है आध्यात्मिक तरीका से देखें तो भाई उधर थोड़ा सा दिलचस्पी रही है ना। चलो खैर, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा 2024 में पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा बन गया है? ये आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, या देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर बना है, या फिर यहाँ पे कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। तो अगर यहाँ पे बात करी जाए, देखो अभी मैंने एक इंदौर की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इंदौर है ना, अगर इसकी बात करी जाए इंदौर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है ये भारत का ना पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। अगर बात करें कि पहला ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, तो ये ना हमारा भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। ठीक है, अवशिष्ट की बात करें तो ये पहला अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। ठीक है, ये हमारा पहला अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है शून्य, यहाँ पे कोई भी अवशिष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा इस हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इस हवाई अड्डे में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हवाई अड्डा है गीले कचरे से जो है, यहाँ पे जो गीला कचरा था सूखा कचरा था, इसमें कचरे को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है। और जो गीला कचरा था उसको बना दिया खाद के रूप में, और जो सूखा कचरा था उसको और कंपोस्ट यानी कि जो कंपोस्ट हो सकता था, जो गल सकता था, सड़ सकता था, खाद बनाई जा सकती थी, खाद बनाया। जो सूखा कचरा था उससे भाई यहाँ पे वेस्ट से बेस्ट चीज़ें बनानी शुरू कर दी, है ना। और हवाई अड्डे पर जो है कचरे के निपटने के लिए नगर निगम ने जो है, यहाँ पे जो नगर निगम है साथ में जो केंद्र सरकार है, उन दोनों ने यहाँ पे बातचीत करी है। और इसको जो है भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। चलिए देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, ये जो है यहाँ पे देखेंगे मटेरियल रिकवरी सुविधा का उद्घाटन करा है और भारत का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा। यानी कि अगर बात करूँ मैं यहाँ पे आपसे तो ये पहला ऐसा है जो शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। दूसरी बात ये जो है देखो यहाँ पे R4 सिद्धांत जो है इसका क्रियान्वयन कर रहा है। R4 सिद्धांत का मतलब क्या है? 4R। सबसे पहले तो ये रिड्यूस करेगा चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें उनको रिड्यूस करेगा, फिर उनको फिर से इस्तेमाल करेगा, मतलब उनका रीयूज करेगा, और रीयूज करने के बाद भी रिसाइकलिंग यानी कि रीयूज करेगा, और जिनका हो सकता है कि यार इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करेगा, और यहाँ पे इसको रिकवर करेगा, है ना। सबसे पहले मतलब कम करना है, उसके बाद में उनका पुनः प्रयोग करना है, और उसके बाद में उनकी पुनर्प्रक्रिया करेगा, और उसके बाद में उसको पुनर्स्थापित कर देगा। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं R4 काम किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंदौर हवाई अड्डे पर। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, अगला सवाल नंबर 4।
बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये पटना में है, राजगीर में है, गया में है या फिर भागलपुर में है? तो भाई ये कहाँ किया जाएगा? देखो, जो महिला कबड्डी विश्व कप वर्ल्ड कप की बात करूं मैं यहाँ पे आपसे, कि जो विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप है 2025 वाला, इसकी अगर बात करी जाए तो जो इसका आयोजन है, तो सबसे पहली बात तो इसका जो आयोजन होने वाला है ये तो होगा हमारा बिहार में। कहाँ पर होगा? बिहार में। चलो बिहार में होने वाला है, लेकिन अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार में कहाँ होगा? बिहार के भाई राजगीर की बात करें तो ये बिहार के राजगीर में होने वाला है। ठीक है, ये होगा बिहार के राजगीर में होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्रतियोगिता आप देखेंगे कब होगी, तो इसकी बात करें तो भाई ये मार्च में होने वाली है और मार्च 2025 में ये प्रतियोगिता होगी। ठीक है, दूसरी बात, राजगीर होगा कहाँ पे? तो राजगीर में ना, अगर इस राजगीर की बात करें तो भाई राजगीर में एक स्पोर्ट अकादमी है। ठीक है, यानी कि इंडोर हॉल। तो यहाँ पे राजगीर में जो आप देखेंगे स्पोर्ट्स अकेडमी की बात करें तो स्पोर्ट्स अकादमी है यहाँ पे, अकादमी, और ये हो जाएगी इसके जो है यहाँ पे इंडोर हॉल में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं? अगर इसकी बात करें इस कप वर्ल्ड कप कबड्डी वर्ल्ड कप की, तो इसमें टोटल कितनी टीम होंगी अगर आपसे बात करें तो टोटल यहाँ पे 14 टीम होने वाली है, 14 टीम होंगी। ठीक है, ये भाग लेंगी। जैसे इसमें कौन कौन से देश हैं? चीन भी इसमें भाग लेगा, साथ साथ में जापान लेगा, है ना। चलो मैं बोल के बता देती हूँ, चीन है, जापान है, और यहाँ पे साउथ कोरिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, और नेपाल भी इसमें भाग लेने वाला है, नेपाल हो जाएगा, साथ में ईरान हो जाएगा, पोलैंड है, रोमानिया है, अर्जेंटीना है, इंडोनेशिया, युगांडा है। तो मतलब इतने सारे, ये सारे के सारे कंट्री यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो जाएगा राजगीर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, महिला वर्ल्ड कप जो कप है 2025 वाला बिहार के राजगीर में आयोजित होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है होस्ट किया जाएगा, और ये जो है स्पोर्ट्स अकादमी इंडोर हॉल में इसको जो क्या बोलते हैं होस्ट किया जाएगा। और ये दूसरी बार है जब बिहार में इसका आयोजन हो रहा है। इससे पहले भी ये हो चुका है 2012 में पटना में, बिहार के पटना में इसको पहले, इससे पहले यानी कि 2012 में पटना में इसको आयोजित किया जा चुका था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कि मेरी स्पीड बोलने की थोड़ी ज़्यादा तेज है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैम आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, आप थोड़ी स्लो कर लो, या अगर लगता है कि स्लो है तो तेज कर लो। जैसा भी आप बताएंगे, आपको जो भी हमारी क्लास में कमी लगती है आप कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट करके नीचे बताया करें कि मैम इस क्लास में हमें ये चीज़ और चाहिए या इसको और ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए, उसमें इम्प्रूव किया जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5, चलिए देख लेते हैं। दिसंबर 2024 तक हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत अब तक कितनी फसलें शामिल की गई हैं? देखो, हर एक स्टेट एग्जाम को टारगेट करना है, एक स्पेशल यूपी के रही हैं, और खासकर हमें गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी को टारगेट करना है। फिलहाल अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कितने अब तक जो है कितनी फसलें? 14 फसलें हैं, 24, 18, 20, कितनी फसलें? हरियाणा ने जो एमएसपी जारी करा है, इस हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने अपनी फसलों के लिए यहाँ पे जो है एमएसपी जारी करा है, और इसमें एमएसपी में जो फसलें हैं, इन फसलों की बात करें तो भाई इन्होंने ना यहाँ पे 24 फसलें यानी कि 24 फसलों की खरीद की सूची जारी करी है। ठीक है, जिससे 14 कृषि उपज जो है इनका विस्तार होगा। अगर बात करें कितनी कृषि उपज होंगी, देखो कई बार अगर वो कृषि उपज की बात करें ना कि कितनी कृषि उपज होंगी, तो कृषि उपज तो होने वाली है 14, और जो फसलें होने वाली हैं वो होने वाली हैं 24, यानी कि 24 फसलें होंगी और कृषि उपज कितनी होंगी यहाँ पे 14। ठीक है, इतनी सूची दी गई है, ये कृषि उपज सूची हो जाएंगी हमारी। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, एक बात बताओ, वैसे अगर मैं बात करूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो अच्छा आप मुझे बताओ क्या बोलते हैं धान का कितना है? अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे क्या बोलते हैं ओवरऑल बात कर रही हूँ मैं, तो सबसे पहले धान का एमएसपी कितना होगा? खैर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा 2320 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, ये प्रति कुंटल के हिसाब से होगा धान का। और जो सामान्य धान है ये तो ग्रेड ए का होगा, ये ग्रेड ए का धान होगा। अगर मैं नॉर्मल धान की बात करूँ कि जो नॉर्मल धान है अगर इसकी बात, तो ये आपका सिर्फ 2300 ग्रेड 2300 प्रति कुंटल होगा। ठीक है, जो आ रहा है हाइब्रिड है, बाजरा है, बहुत सारे हैं, इनके बारे में हमें इतनी खास जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन आंसर इसका बी हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट शामिल करे हैं, कितनी फसलें हैं, तो इसमें जो है इसने हरियाणा ने जो बात करी है, इसमें जो अपनी क्रॉप्स रखी हैं तो भाई 24 क्रॉप्स रखी हैं। ठीक है, तो कह रहा हरियाणा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है जारी करा है। अब इसकी जो फसलें की सूची है 14 बढ़ा करके यहाँ पे कितनी थी 24 कर दी गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे बात करी है
कि जिससे जो है इतनी उपज विस्तार कर दिया गया है, 14 और बढ़ा दी गई है। कृषि उपज की बात कर रही हूँ तो ये 24 कर दी है। नई जो शामिल की गई फसलों के धान की बात करूँ तो इसमें धान इसमें शामिल करा है, गेहूं है, सरसों है, ये सब जैसे सोयाबीन है, मक्का है, कुसुम है, ज्वार है, रागी है, इन सबको नई फसलें हैं जो इसमें थी नहीं, लेकिन अब इनको शामिल कर दिया है बिकॉज पहले 14 थी, अब सॉरी, तो इसमें ना पहले 14 थी, अब 24 होगी, यानी कि 10 फसलें और बढ़ा दी गई हैं। और ये 10 फसलें ये वाली है। कई बार आपसे ना ये 10 फसलों के नाम पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा वाले बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अपनी नई आबकारी नीति के तहत वाइन टूरिज्म पहल शुरू की है? अभी मैंने आपको ना वाइन के बारे में बताया था, ये वाइन टूरिज्म। अच्छा, ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना आपको ये लगभग 20 दिन पहले ये सवाल पढ़ाया था, वाइन टूरिज्म वाला। लगभग 20 दिन पहले मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र ने या सिक्किम ने। ये करंट अफेयर का सवाल है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने भी वाइन टूरिज्म के बारे में बात करी थी, है ना। तो अब उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड जो है इसका एक कोट द्वार, मैं कहूँ कि जो इसका कोट द्वार है, यहाँ पे उत्तराखंड के कोट द्वार में जो है एक प्राइवेट वाइज लगाया गया है, ठीक है। लगभग 850 दुकानें यहाँ पे ऐसी लगाई जाएंगी जो दिल्ली को सप्लाई करेंगी भैया वाइन यहाँ पे। अब देखो जो आप देख रहे हैं कि जो कोट द्वार है, कोट द्वार में जो है यहाँ पे हमने अभी जो है एक नीति लेकर के आए हैं, उस नीति के तहत हमने जो है उत्तराखंड के कोट द्वार में जो है भाई एक प्रयोगशाला कहें, मैं कहूँ कि एक लैब बनाई है, ठीक है। लैब कैसी होगी, जहाँ पे वाइन यानी कि किस तरीके से वाइन बनाई जाती है, इसके बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे जाके बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं, साथ में आप वाइन का वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं, वाइन को चख भी सकते हैं, ठीक है। चखते हैं, चखना नहीं, चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और बनाने की विधि देख सकते हैं, और मतलब वाइन की क्या क्या, मतलब किस तरीके की और कौन कौन सी वाइन होंगी। तो इसके लिए ना वाइन टूरिज्म पहल शुरू की है, ये करी है उत्तराखंड कोट द्वार में। तो ये जो है उत्तराखंड ने भाई अपनी आबकारी नीति शुरू करी है, और इसके तहत जो है वाइन पर्यटन पहल जो है शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है, जहाँ पे पर्यटन जाएंगे वहाँ पे और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा वहाँ पर। दूसरी बात, राज्य का जो कोट द्वार है उसने जो है अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन करा है, और ये सवाल बनेगा कि किस राज्य ने अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन करा है, तो ये उत्तराखंड ने करा है। होगा कि इसमें जितने भी लोग आएंगे वो आकर के यहाँ पे क्या देखेंगे, वाइन बनाने की प्रक्रिया, कैसे वाइन बनाई जाएगी, ठीक है। और ये जानेंगे, साथ में स्थानीय वाइन स्वाद लेने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मतलब कहें कि जो पीने के शौकीन हैं तो जा सकते हैं और भाई वाइन का टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ में माल्टा, वहाँ पे एक ऐसा फ्रूट होता है, जैसे मैं कहूँ जैसे ऑरेंज है ना, इस प्रकार का एक फ्रूट होता है माल्टा, सेब, और साथ में बुरास के फूल होते हैं, ठीक है। जो उसका बुरास का फूल आप देखेंगे उत्तराखंड का राजकीय पुष्प भी है ना। जैसे जो है ये समृद्ध फल संसाधनों का लाभ उठाएंगे और इनके द्वारा जो है यहाँ पे वाइन विकसित की जाएगी। आर्थिक विकास जो है इस पर जोर दिया जाएगा। बागेश्वर, चंपावत और इसके अतिरिक्त वाइन उत्पादन संयंत्रों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो लगाए जाएंगे संयंत्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं। ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्र कितना है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, ये मैंने आपको बताया भी था। चलिए यहाँ पे दिया है 57,812 वर्ग किलोमीटर है, 55,811.75 वर्ग किलोमीटर है, 77,073 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 67,00383 या 83 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें साहब, देखो एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट आपका बैठता है ऑप्शन बी, यानी कि 55,811.75 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा पहले कितना था, देखो ये बढ़ गया है हमारा, ये आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यहाँ पे सही आंसर होगा। पहली बात देखो, सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसमें लगभग अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 94 होगा शायद, 94, हाँ ये 94.75 वर्ग किलोमीटर जो है इतनी वृद्धि करी है, ठीक है। यानी कि 94.75 वर्ग किलोमीटर की तो वृद्धि करी है। इसका मतलब वृद्धि करने के बाद इतना हुआ है, इससे पहले ये 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें वृक्ष और आवरण यानी कि वन और वृक्ष दोनों शामिल हैं। इसमें देखो यहाँ पे वन और वृक्ष की बात करें तो वन भी शामिल है, साथ में इसमें वृक्ष भी शामिल है,
दोनों को शामिल करके टॉप राज्य बना है, मैंने कहा छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें जो है अगर बात करी जाए तो इसका वन क्षेत्रफल हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो परसेंट में पूछे कि भाई इसमें जो है जो राज्य इसमें भौगोलिक क्षेत्र जो है कितना परसेंट रहा है टोटल राज्य का, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो टोटल का ये कितना परसेंट हो जाएगा, अगर यहाँ पे परसेंट की बात करी जाए तो ये 44.21% हो जाएगा। ये परसेंट एरिया है, इतना परसेंट एरिया है छत्तीसगढ़ के पास में बनू का, ठीक है। ये डेटा ना परसेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितना बढ़ा है, ठीक है, और ये भी कि इतना बढ़ा। अगर तुम्हें ना दो चीजें पता है, सबसे पहले कि भाई ये इतना है और परसेंट में इतना हो गया है, ठीक है, और दूसरी चीज ये पता है कि भाई पिछली बार इतना था, इतना हमें बढ़ा है, तो हम पिछली बार का भी इजिली निकाल लेंगे। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो है कुल वन क्षेत्र भाई इतना यानी कि 55,811.75 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और मैंने पहले नंबर पर बताया था आपको कौन सा है, सबसे पहले नंबर पर अंडमान निकोबार है, दूसरे नंबर पर मिजोरम। दूसरी बात है राज्य वन क्षेत्र में जो है 94.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कुल वन क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश जो है कितना रहा है, यानी कि 77,073 वर्ग किलोमीटर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पर यानी कि आप देखेंगे 65,882 वर्ग किलोमीटर एरिया रहा है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पर, ठीक है। पहले नंबर पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश है स्टेट की बात करूँ तो, और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तीसरे नंबर पर स्टेट आता है छत्तीसगढ़। चलिए अगला सवाल हमारा आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और आपको बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि बौद्ध सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिया और कौशाम्बी, कुशीनगर ये शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि लखनऊ में वर्ष 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भ्रमण किए जाने वाले गंतव्य के रूप में आगरा को पीछे छोड़ दिया है लखनऊ ने। अच्छा, मैंने लखनऊ तो नहीं बताया था आपको, मैंने बताया था आपको मैंने तो आपको अयोध्या बताया है, सबसे ज़्यादा गंतव्य स्थान आपका क्या बोलते हैं अयोध्या रहा है, यही तो मैंने आपको बताया था। हाँ, तो उसने पूछा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो इस स्टेटमेंट को तो आप पहले वाले क्वेश्चन से भी ठीक कर सकते थे, क्योंकि मैंने कहा था कि आगरा जो है, आगरा को यानी कि ताजमहल को लोग देखने आते थे सबसे ज़्यादा, हर साल उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा पर्यटक के अनुसार कमाई होती थी आगरा के ताजमहल से। लेकिन इस बार बन गया है अयोध्या में श्री राम मंदिर। जब से राम मंदिर बना है तो कमाई कहाँ जा रही है, सारे के सारे जितने भी पर्यटक आ रहे हैं वो क्या देखने जा रहे हैं, राम मंदिर देखने जा रहे हैं। राम मंदिर देखने जा रहे हैं तो भाई सबसे ज्यादा पर्यटकों के लिए यानी कि गंतव्य स्थान कौन सा हुआ है, ये लखनऊ नहीं हुआ है, ये हुआ है अयोध्या। और अयोध्या को जो पीछे छोड़ा है वो छोड़ा है आगरा ने। अभी तक सबसे नंबर 1 पर आता था आगरा, आगरा में है ताजमहल, लोग देखने आते थे ताजमहल, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, अयोध्या, राम मंदिर देखने जा रहे हैं, है ना। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सरासर गलत लग रहा है, दूसरा पहला वाला बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो भाई आंसर हो जाएगा इसका पहला स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, आप आराम से वीडियो पॉज करके, और आपको PDF भी मिल जाएगी, वहाँ पे आप आराम से देख लेंगे, है ना। तो ये मैंने बताया जिसमें आगरा में इतने % यानी कि इतने मिलियन लोग आए हैं, साथ में अगर देखा जाए ताजमहल देखने तो ये आए हैं, और भाई अयोध्या राम मंदिर देखने 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक आए हैं, जबकि ताजमहल देखने 125.1 मिलियन पर्यटक आए हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही था। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। चलिए, भारत में विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करने हेतु कौन जिम्मेदार हो जाएगा। कौन भाई, एक बात बताओ, MSP के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसको जो है वेरियस करने के लिए, यानी कि जो वेरियस क्रॉप्स हैं इनको फसलों के लिए इतना भाई कि लास्ट अगर तुम्हारा मार्केट में इतने का बिकता है बेच लो, नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, वो है एक MSP, है ना। अगर बात करें तो भाई इसको कौन जारी करता है, किसके लिए, कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जारी होता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जारी करती हैं, या ये जिम्मेदार होंगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग होगा, या फिर संबंधित राज्य सरकारें होंगी। देखो अगर यहाँ पे बात करी जाए तो भारत में जो है यहाँ पे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की बात करें। अब CACP कहाँ आ रहा है, CACP ये आ रहा भाई, CACP यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
और यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपका जो कॉस्ट्स एंड प्राइस इसकी बात करें तो भैया ये जिम्मेदार होता है एमएसपी के लिए, ठीक है, ये जिम्मेदार होता है एमएसपी के लिए, जितनी भी फसलें हैं उन सभी फसलों के लिए कि कम से कम इतना प्राइस रखा जाएगा, इसकी सिफारिश, इसकी रिकमेंडेशन जो करता है वो कौन करता है, यहाँ पे सीएसीपी करता है, ठीक है। किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला है ये, ऐसा नहीं है कि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, हाँ ये आता उसी के अंतर्गत है, जो किसान कल्याण है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आता है, आयोग है। और साथ में भारत सरकार को जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होता है तो भैया मदद करता है ये, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ी थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको जारी करता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये जो है उत्पादन की लागत और मांग और आपूर्ति, बाजार के रुझान और उसमें जो है अंतर फसल मूल्य, ये सभी चीज़ें देखता है कि भी मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, मार्केट में मान लीजिए जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसमें खर्चा कितना आया है, किसान ने इसमें लगभग अपना कितनी इनकम लगाई होगी, और इस हिसाब से यहाँ पे एमएसपी जो है रखा जाता है। साथ में इसकी बात करें तो ये जो हमारा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं सीएसीपी होता है, अगर बात करी जाए यहाँ पे कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है, जो कृषि लागत मूल्य आयोग है ये, तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी अनुशंसा की समीक्षा की जाती है और आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट समिति होती है इसके द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। कई बार आप स्टार मार्क करें, देखो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग होता है इसका अनुमोदन कौन करता है, तो इसका अनुमोदन कौन करता है, तो इसका अनुमोदन ना वो कौन करते हैं, समीक्षा की जाती है, यानी कि जो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो अनुमोदन करती है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री खुद बैठ करके करते हैं। एक बार सवाल आया था कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 10 है, क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में पहला महिला कबड्डी वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया गया था। ऐसा नहीं लग रहा कि सवाल रिपीट हुआ है, अभी तो मैंने पहला सवाल आपको पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था कि जो बिहार है, आंसर देखो बिहार है ना, आंसर हो जाएगा बिहार। अभी अगर बात करूं तो ये हुआ था पटना में, ये हुआ था पटना में 2012 में, और ये दूसरी बार हो रहा है, अब हो रहा है राजगीर में। अभी शुरुआत में तो पढ़ाया था राजगीर में हो रहा है, और ये 2025 में हो रहा है ना, राजगीर होस्ट कर रहा है इसको, ये मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल शुरुआती में ही। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पटना में हुआ था, और ये भी ना 1 से 4 मार्च तक 2012 में चला था, ये भी मार्च में हुआ था, है ना, ये भी मार्च में हुआ था, और राजगीर में भी मार्च में होने वाला है, राजगीर में भी मार्च में होने वाला है, जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा इसको जो होस्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो पहला जो कबड्डी विश्व कप था ये आयोजन किया गया था बिहार में, अब दूसरी बार हो रहा है बिहार में, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पहला कबड्डी वर्ल्ड कप 2012 में हुआ था, ठीक है, मैंने बताया है कि ये कहाँ पर हुआ था, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में इसको यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसको आयोजित किया गया था। चलिए अगला सवाल नंबर 11 है, प्रधानमंत्री ने बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की आधारशिला रखी है। ये बेगूसराय में रखी है, दरभंगा में रखी है, या फिर किशनगंज में रखी है, या फिर मुंगेर में रखी है। तो भाई इसकी आधारशिला कहाँ रखी है, कहाँ बनाया जा रहा है इसको, देखिए पहली बात तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है, और इसका उद्देश्य राज्य में ना स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे का और उसको डेवलप करना है ना, इसके लिए। तो इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी है, ये भाई इन्होंने दरभंगा में इसको बनाया जा रहा है, कहाँ, दरभंगा में, ध्यान दो, देखो इधर प्रधानमंत्री ने बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल बनाया जा रहा है, और भैया 12,100 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पे इतनी परियोजनाओं की आधारशिला रखी कि भैया हम इतना पैसा इसमें लगाने वाले हैं। पूरे क्षेत्र में इसमें रेल हैं, सड़क हैं, स्वास्थ्य हैं, ऊर्जा जैसे क्षेत्र हैं, यानी कि इसके अलग अलग 25 और ऐसे सेक्टर हैं जहां पर ये परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, और लगभग 12,100 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, और ये डेवलप के लिए किया जा रहा है। तो भैया आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, चलिए क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। 2012 में, 2019, 2021, 2023, इसको कब शुरू किया गया था। इसको शुरू किया गया था 2015 की बात करूँ ना, तो इसको स्टार्ट किया गया था, देखो प्रधानमंत्री जन औषधि, ये 2015 में। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सच में तब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री जन औषधि की बात करें, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि की बात करूँ ना, ये तो प्रधानमंत्री जन औषधि है। देखो अब मैं एक सब चीज लिख रही हूँ, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री भारतीय
ध्यान देना, भारतीय जन औषधि, ठीक है, इस पे ध्यान रखना कि मैं लिख क्या रही हूँ। जन औषधि ये क्या है, ये परियोजना है, ये क्या है, ये है आपकी परियोजना, परियोजना, ठीक है। ये परियोजना कब शुरू की गई है, अगर यहाँ पे बात कर जाए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र तो अब खोले गए हैं, लेकिन ये योजना जो शुरू करी गई थी, ये योजना शुरू करी गई थी नवंबर 2008 को शुरू की गई थी ये। और अगर बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि की, तो जन औषधि योजना, परियोजना नहीं सिर्फ योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि भाई अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना, साथ में ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल जो है सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी दी गई थी। और इस योजना के तहत बात करें तो इसमें सार्वजनिक और निजी जितने भी पीपी जो यहाँ पे पीपीपी मॉडल होंगे, इनके जरिए जो है जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना में जो है व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा दवाई के जो है ऑर्डर, यानी कि इसमें मैं कहूँ कि थोड़ा ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिया गया था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है ये सितंबर 2015 में शुरू करी गई है। ये परियोजना नहीं है, मैंने आपको दोनों चीजें, मैंने इसको स्टार इसलिए मार्क नहीं करवाया, इसलिए मार्क कराया है ताकि आपको ये ध्यान में रहे, कभी अगर आपसे ये पूछे तो आप ये वाली मत बता देना, ठीक है, और ये वाली पूछे तो ये वाली मत बता देना, दोनों अलग अलग है, ठीक है। चलिए, विशेष रूप से जो है गरीब और वंचित सस्ती गुणवत्ता दवाइयाँ उपलब्ध करवाना है, ये इसका काम था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल नंबर 13 है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है। आगरा में, बिजनौर में, गाजियाबाद में या फिर लखनऊ में। तो भाई कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है आपका लखनऊ में, आंसर हो जाएगा लखनऊ। देखो ये 14 नवंबर कब किया गया था, 14 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था। और अगर बात करें तो ये जो है, अगर बात करें यहाँ पे जो ये हमारी क्या बोलते हैं NEGT की बात करूँ ना, है ना, अगर यहाँ पे बात करें नेशनल ई गवर्नमेंट जो डिवीज़न है ना, तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट जो ई डिवीज़न है ना, नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीज़न, ये स्टार्ट कब हुआ था, तो इसकी स्थापना आपसे पूछे ना कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, डिजिटल कॉर्पोरेशन जो है इसके तहत स्वतंत्रता प्रभाग के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी, एक तरीके से अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। फिलहाल इसको जो है साइबर सुरक्षा के कार्यशाला की योजना तो ये लखनऊ में करी गई है। यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में इसको जो है 2 दिन के साइबर सुरक्षा कार्यशाला के रूप में आयोजन किया। और नेशनल ई गवर्नेंस जो क्या बोलते हैं यहाँ पे डिवीजन है, ये पूरे देश में राज्य के नेताओं यानी कि इनकी बात करें और अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला के रूप में काम करेगा। और दूसरी बात है कि ये कार्यशालाएं जो हैं साइबर स्तरों के जो खतरे हैं इनके प्रबंधन की सुरक्षित करेंगे और IT जांचों को जो है अपनाने में डिजिटल शासन और सुदृढ़ करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देने वाली है, अभ्यास भी देंगे, इनका सर्वोत्तम अभ्यास रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, इंपोर्टेंट सवाल है, चलिए देखते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। 2013 में, 2018 में, 2021 में, 2023 में, कब किया गया था। चलिए हाँ, अगर इसकी बात करी जाए तो इसको कब किया गया था, देखिए अगर बात करें तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा जो है संरक्षण अधिनियम ये 2023 में आया था, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 2023 में आता है ये, ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पे बात करें तो ये अधिनियम जो है 11 अगस्त को आया था, है ना, अगर डेट पूछे कभी आपसे, क्योंकि आजकल PCS के एग्जाम में आपने देखा था वो डेट भी पूछ रहा था, है ना। तो भाई ये 11 अगस्त 2023 की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे डिजिटल रूप में एकत्रित हो गया था। चलिए ध्यान देंगे इधर, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 में आता है और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में जो व्यक्ति हैं उनके डिजिटल और व्यक्तिगत डाटा जो है उसको सुरक्षित करना, ऐसे डाटा को संग्रहण करना, भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण को जो है नियमित करना है इसका काम। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 हमारा ये कहता है, यहाँ पे देखेंगे कि भारत में, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकना हमारा चलिए,
सवाल नंबर 15 देख लेते हैं हम क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 15 है कि भारत में आयुष को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है ये कब शुरू किया गया? 2014 में, 17 में, 19 में, 21 में, कब स्टार्ट किया गया है? चलिए, अगर इसकी बात करें तो ये स्टार्ट किया गया था हमारा 2014 में, इसको स्टार्ट किया था। कब? तो ये जो है आपका सितंबर 2014 की बात करें, यानी कि एग्जैक्ट डेट है इसकी 29 सितंबर 2014 में इसको शुरू किया गया था आयुष मिशन को। ठीक है, चलिए, आयुष मिशन की बात करें तो ये जो है भारत सरकार के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इस विभाग के द्वारा। अगर आपको कहें कि भाई शुरू किसने करा था, शुरू करा किसने था, है ना, किसने करा था? अगर इसकी बात करें, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, किसने शुरू करा था? तो परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसने भाई इसको शुरू करा था? जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, इस कल्याण मंत्रालय के द्वारा ना, इस कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और आयुष विभाग जो है एक केंद्र बनाया गया सबसे पहले। आयुष की बात करें तो यहाँ पे ये जो आयुर्वेद, रोग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक है ना, अच्छा ये आयुष है क्या? इसकी बात करें, चलिए, ये क्या है? आयुर्वेद, ये क्या है? योग, ये क्या है? यूनानी, ये क्या है? सिद्ध, है ना, और ये क्या है? होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भाई इसमें क्या होगा? देखो, स्वास्थ्य की देखभाल को बेहतर करना है ना, और क्या होगा इसमें? जो स्वास्थ्य है, जो आयुष स्वास्थ्य है और आरोग्य केंद्र है, ये बनाए जाएंगे। साथ में जो आयुष शिक्षण संस्थान है उनको डेवलप किया जाएगा। आयुष पद्धतियों को, लाभों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ग्रामीण और जो ऐसे दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल की जो कमी होती है, वहाँ पे ये चीज़ें इनसे जो है लोगों को इलाज किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा भारत में पारंपरिक और जो है लागत प्रभारी आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए 2014 को, है ना, इसको शुरू किया जाता है राष्ट्रीय आयुष मिशन को। और यह आयुष में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा, अनुसंधान और इन सभी को बढ़ावा देने के लिए, जनशक्ति और गुणवत्ता को कंट्रोल करने के लिए केंद्र बनेगा आयुष। ठीक है, चलिए, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 16 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? ये उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? तो भाई तेंदुए की सबसे ज्यादा संख्या, देखो अगर मैं कहूँ ना तेंदुए हैं या चीते हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। लगभग इनकी संख्या की बात करूँ तो सबसे ज्यादा संख्या इनकी हो जाएगी 3907 हो जाएगी इनकी संख्या। ठीक है, और इसके बाद में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे जो आता है ये आता है आपका महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की बात करें इस तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, अगर बात करी जाए यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी देखी गई है? सबसे ज़्यादा संख्या देखी गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो मैंने एक नंबर भी बताया है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या पर पहले 2018 में इतनी थी, 8% बढ़ गई, 2022 में लगभग इतनी हो गई है। ठीक है, चलिए, इतनी बढ़ी है ये बढ़ी है इतनी। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक हो गई है, इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु स्थान रखते हैं। अगला सवाल नंबर 17 है, चलिए देखते हैं कि सवाल नंबर 17 क्या कहता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को निम्नलिखित में से किस वर्ष टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया था? 1993 में, 1997, 2001, 2005, कब किया गया था? तो अगर बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 1993 को बना था, 1993 को बना था, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, तो ये कब बना था? ये बना था 1993 को बना था। और अगर बात करें टाइगर रिजर्व घोषित किया था, और पहले ना इसे 1968 में टाइगर राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता था। तो ये तो टाइगर रिजर्व बना, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? अगर बात करें तो ये क्या राष्ट्रीय उद्यान भी था? हाँ, राष्ट्रीय उद्यान था। और राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसकी बात करें कहाँ, ये मध्य प्रदेश में जो उमरिया जिला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, विंध्य पर्वत है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। देखो बांधवगढ़ है ना, ये 1993 में जो है टाइगर रिजर्व बना,
और उमरिया जिले में हो जाएगा, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियों में हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। बांधवगढ़ की जो बाघों की आबादी है ये इसके साथ साथ, ये तो देखो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप देख लेंगे। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 18 कि तेंदुए की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या हो जाएगी। लिस्ट ये कंसर्ड हो जाएगी या फिर संकटापन्न हो जाएगी या फिर सुभेद हो जाएगी, लुप्त प्राय हो जाएंगे, क्या स्थिति है। IUCN रेड लिस्ट की बात करूँ ना, IUCN रेड लिस्ट, इसमें जो प्रजाति आती है इसके बारे में, तो ये लिस्ट जो है प्रजातियों के विलुप्त होने या खतरे का जो आकलन होता है ये बताती है कि भैया ये जो है या तो ये कैसा हो ये जो है ये प्रजाति विलुप्त हो गई है ना, ये तो बताती है रेड लिस्ट, या तो विलुप्त प्रजाति हो गई है या फिर ये खतरा हो चुका है, भैया इसे खतरा है, ठीक है, खतरे का आकलन करके बताती है, ठीक है। तो भाई ये आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, इसको खतरा नहीं, लुप्त प्राय नहीं कहेंगे, विलुप्त है ना, तो इसको ना सुभेद कहेंगे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे छोड़ो, ये नहीं होगा इसका आंसर, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। कभी स्टूडेंट्स ये नहीं होगा भाई हाँ, लुप्त नहीं है, इसको विलुप्त की कैटेगरी में रखते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये तेंदुए और पैंथेरा आता है, बड़ी बिल्ली परिवार से होता है। पैंथेरा वंश के अर्थात यहाँ पे बाघ, शेर, साथ में जगुआर तेंदुआ, हिम तेंदुआ और छोटा सदस्य, ये सभी ना इसी के ही होते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19, क्या कहता है। हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। 2016 में, 18 में, 20 में, 22 में। तो भाई हरियाणा सरकार ने जो है, जो लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, है ना, अगर इनकी बात करें तो भाई इनको जो ना सरकारी जितने भी शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे जो दाखिला दिया जाएगा, तो भाई इनके लिए यहाँ पे आरक्षण की बात करी है। और ये आरक्षण अधिनियम कब लेकर के आए थे, तो ये आरक्षण अधिनियम लेकर के आए थे आपका, ये आरक्षण अधिनियम कब आया था आपका, मेरे ख्याल से ये 2020 में आया था। हाँ, ये आरक्षण अधिनियम आया था आपका 2020 में आता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 2020 में हरियाणा ने अनुसूचित जाति शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में भैया दाखिला लेने के लिए अधिनियम के तहत भैया ये एक्ट लेकर के आए, और इन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति है इनको 50% सीट जो है यहाँ पे वंचित अनुसूचित के लिए जो है आरक्षित रखी जाएंगी। चलिए आज का अंतिम सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब लॉन्च किया गया था। और मुझे लगता है कि ये योजना PCS में आपसे पूछी गई थी, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश PCS के एग्जाम में आपसे योजनाएं पूछी गई, यकीन मानना मेरा दिल खुश हो गया था। हाँ, जिस तरीके से योजनाएं जिस लेवल से पूछी गई थी। तो भाई इसकी बात करें, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगी इसकी, 1 मई का तो था दिन, ठीक है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करी थी, और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। कहाँ से की गई थी, तो ये स्टार्ट भी उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, इस बलिया जिले से करी गई थी, ठीक है। आ रहा है कुछ याद, हाँ अब तो आएगा आपको। बलिया जिले से शुरू करी गई थी, और इस योजना के तहत 3 वर्षों में 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता देने की बात करी थी, और अब 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि उज्ज्वला योजना 2.0, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपसे जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना 2.0 ये जो शुरू करेगी है, ये शुरू करी गई है 10 अगस्त को। कब, ये 10 अगस्त 2021 को शुरू करी गई है, ठीक है। ये भी, और ये भी उत्तर प्रदेश से, ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू की गई है, ध्यान रखेंगे, महोबा से, उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू की गई है, ठीक है। तो दोनों योजनाएं ध्यान में, दोनों के ही डेट आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर ये 2016 में शुरू की गई है, आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में एक प्रमुख योजना के रूप में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG कनेक्शन देना, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, और कितने, इसका टारगेट क्या था, मैंने भी बताया था कि भैया इसका जो टारगेट था ना, ये 5 करोड़ कनेक्शन का था, ठीक है, उज्ज्वला का, 2.0 का नहीं, सिर्फ उज्ज्वला का। और ये भैया अपने टारगेट पूरा भी कर चुकी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास ना आपको बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।